इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी में जैविक घटक हो गए थे, अब घटक लास्ट में लिखा हुआ है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इससे पहले हो गया था इसका प्रकार हो गए थे, 2 घटक हो गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? काम तो कम ही हुआ है कल। वायरस अपघटक नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, पहले तो इसकी परिभाषा बतानी है, आपसे शुरू करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? हैं? सुनील से हैं? नहीं, ऐसा थोड़े था, आपको कल बुखार था, आ जाएगा। हाँ, इकोसिस्टम। हाँ, सिंपल था ना। देखो, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है तो आपको लिखना क्या है? प्रजाति, जनसंख्या, समुदाय प्लस अजैविक घटक को मिलाकर उसको कहा जाता है। अब इसको किसी के संदर्भ में देख लो, जैसे किसी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर मिलने वाले जैविक व अजैविक सारे घटक क्या कहलाते हैं? वो इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या था? इकोलॉजी किसे कहते हैं? हाँ, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी या इकोसिस्टम के 2 घटक, उसमें जैविक घटक कौन कौन से थे? ये सीधा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से जैविक घटक के भाग है? जैविक घटक के कौन कौन से भाग थे? हाँ हाँ, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक में कौन से शामिल है? कौन सा शामिल नहीं है? कौन से? सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको जैसे जैसे शब्द लिखे गए उन शब्दों को याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, इसलिए आप आज इसका अगला भाग शुरू करते हैं। इसके अंदर और टर्म्स है। एक तो इसके अंदर इकोलॉजी वाले भाग के अंदर जो दूसरा बड़ा भाग है उसमें एक है 10% ऊर्जा का नियम। दूसरा इसके अंदर पारिस्थितिकी पिरामिड। तीसरा इसके अंदर है इंटर रिएक्शन। 3 बड़े मेजर पॉइंट है इसके। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का किस प्रकार से स्थानांतरण होता है, एक ऊर्जा का स्थानांतरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? दूसरा, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं? और तीसरा इसके अंदर मेजर पॉइंट है इंटर रिएक्शन, अन्योन्य क्रिया। इन तीनों से जुड़े हुए क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और भी इनकी संभावना रहती है। फिर 7-8 छोटे छोटे की पॉइंट है, उनको लिखना है, फिर इकोलॉजी वाला भाग पूरा हो जाएगा। ऊर्जा का स्थानांतरण, पारिस्थितिकी पिरामिड और इंटर रिएक्शन या अन्योन्य क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सा भाग है या कौन सा किसका उदाहरण है। पहले इसके अंदर देख लो ऊर्जा का स्थानांतरण। कल अपन ने पढ़ा है, फिर भी मैं इसको एक बार बोलता हूं। इसको 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। लिंडनमैन का नियम भी कहते हैं। इसको लिंडनमैन का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण का नियम भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। सारी बातें एक ही को इंगित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, स्थानांतरण का नियम।
पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में कल छोटी सी बात की, थोड़ा आज इसको बढ़ा देते हैं। जो पहला जैविक घटक के अंदर पहला घटक आता है उत्पादक। सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होती है? उत्पादक के पास। इससे जैसे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता इस ऊर्जा का उपयोग करेगा, इसके अंदर ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की कमी आती जाएगी। और सबसे जो उच्च उपभोक्ता है उसके पास सबसे कम ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, ये अधिक लंबी नहीं होती है। कारण है कि जो उच्च उपभोक्ता है उस तक प्रॉपर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा, इसलिए उच्च जीव है ऊर्जा के अभाव में जिंदा नहीं रह पाते। उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। किस प्रकार से? मान लो उत्पादक है, इसमें घास है या हरे पौधे हैं, घासें, इसके पास 1000 कैलोरी ऊर्जा थी। अगर इस घास को, कल अपने लिखा था क्या, टिड्डा, इसके पास अगर टिड्डा इस घास को खाता तो इस घास का केवल 10% ऊर्जा ही टिड्डे के अंदर जाएगी, 90% ऊर्जा है वो इसी पोषक स्तर में काम आ जाएगी। ये पोषक स्तर माना जाता है। इस पोषक स्तर के अंदर 90% ऊर्जा का तो उपयोग किया जाएगा और उपयोग करके ये यहां से वापस वायुमंडल में छोड़ देगा। 10% ऊर्जा है उसको आगे वाले भाग को देगा। तो 1000 कैलोरी इसके पास थी, तो टिड्डे के पास कितनी आ गई? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता तक होगा। इस टिड्डे को खाने वाला मेंढक, ये इससे ऊर्जा है, इसका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण द्वितीयक उपभोक्ता में होगा। तो 90% ऊर्जा का उपयोग तो इस पोषक स्तर में हो जाएगा, पोषक स्तर, और 10% ऊर्जा है ये आगे वाले भाग में दी जाएगी। तो कितने इसके पास आ जाएगी? 10 कैलोरी। जो द्वितीयक उपभोक्ता है इस तक आते आते 10 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी। अब द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता को देगा तो इसका 90% उपयोग तो इसी भाग में हो जाएगा, इसी पोषक स्तर में इसका उपयोग होगा। और 10% ऊर्जा इसको देगा तो कितने कैलोरी? 1 कैलोरी। अगर इससे कोई चतुर्थक या पंचम उपभोक्ता है तो उसके पास कैलोरी की मात्रा कितनी जाएगी? लगभग नगण्य। इसलिए खाद्य श्रृंखला वो अधिक लंबी नहीं होती है, 1, 2, 3 या अधिकतम 4 स्तर तक चलने के बाद वो खत्म हो जाती। कारण है जो ऊर्जा का स्थानांतरण है ऊपर वाले भाग में जाते जाते तेजी से घटता जाता है और ऊर्जा के अभाव में कोई भी जीव जिंदा नहीं रहता है। इसलिए इस ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पर खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं होती है, 3 या 4 या अधिकतम 5 स्तर तक चल पाती है। उसके बाद इसका यहां पर चाहे कितने भी कैलोरी कर लो, लास्ट तक जाते जाते ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वो जीव जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखलाएं छोटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं का आकार संकीर्ण होने का क्या कारण है? 10% ऊर्जा का नियम या ऊर्जा ह्रास का नियम। एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे में जाते जाते ऊर्जा तेजी से कम होती है। इसलिए उच्च उपभोक्ता के पास ऊर्जा जो मिलती है वो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो जिंदा नहीं रह पाते। जैसे ही तीसरा या चौथा जाता है उसके पास अपघटक कार्य करने लगता है, उस ऊर्जा को भी वो रिलीज कर देते हैं। इसको बना लो, फिर इसको लिखते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण का नियम या 10% या लिंडेनमैन का या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण। इकोसिस्टम के अंदर किस प्रकार से एनर्जी है वो एक भाग से दूसरे भाग में शिफ्ट होती है? ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, या इसको बोला जाता है 10% ऊर्जा का नियम, या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार से होती है? अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना, द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? ये उत्पादक है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर किसे कहा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता को। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। द्वितीयक उत्पादक।
10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम या लिंडनमैन का नियम, मेंढक, मेंढक के आगे सांप, सांप के आगे मोर। दस प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय और तृतीय पोषक स्तर तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा का मान अत्यधिक कम हो जाता है, इसलिए खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है वो अधिक लंबी नहीं होती है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन अधिक लंबी नहीं होगी। हो गया? दस प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। 90% ऊर्जा का उपयोग उसी पोषक स्तर में हो जाता है। 10% ऊर्जा वो अगले पोषक स्तर को ट्रांसफर करता है। अगला पोषक उस 10% से अपना जीवन निर्वाह करके उसमें से 90% का अपने पोषक स्तर में काम में ले लेता है, 10% फिर वो आगे देता है। इस प्रकार से उसी पोषक स्तर के अंदर 90% काम आ जाती है और 10% आगे वाले भाग में इसको ट्रांसफर किया जाता है। लिखो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यह 10% ऊर्जा का नियम लिंडेनमैन ने दिया था, इसलिए इसको लिंडेनमैन का नियम कहते हैं। लिखो, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक पोषक स्तर से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण
10% ऊर्जा का नियम कहलाता है। 10% ऊर्जा का नियम कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ऊर्जा स्थानांतरण या ऊर्जा प्रवाह का नियम कहलाता है। ये नियम लिंडनमैन ने दिया था। ये नियम लिंडनमैन ने दिया था। इसलिए इसे ये नियम लिंडनमैन ने दिया था, इसलिए इसे लिंडनमैन का ऊर्जा नियम भी कहते हैं। ये नियम लिंडनमैन ने दिया था, इसलिए इसे लिंडनमैन के ऊर्जा नियम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो। ऊर्जा स्थानांतरण में दो नियम काम करते हैं या दो नियम होते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण के अंदर दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, ऊर्जा स्थानांतरण के अंदर दो रूल्स होते हैं। पहला रूल्स, इसमें लिखो, फर्स्ट नियम के अंदर ऊर्जा का निर्माण व नाश नहीं होता है। ऊर्जा का निर्माण या नाश नहीं होता है, इसका केवल रूपांतरण होता है। इसका केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा का निर्माण या नाश नहीं होता है, उसका केवल रूपांतरण होता है। नियम 2, नियम 2, नियम 2, नियम 2 में लिखो, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, कमी आती है। जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का ह्रास यानी कमी होती है। जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का ह्रास या हानि होती है। पहले वाला में तो कह रहा कि ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नाश की जा सकती है। दूसरे में कहता है कि इसमें ऊर्जा में कमी आती, कमी कहाँ आती है, तो ये कहता है 90% ऊर्जा वहां से वायुमंडल में छोड़ दी जाती है और वो दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, नाश नहीं होता वहां पर। केवल एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर जो ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है वो 10 ही की जाती है, 90% वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ह्रास होता है, क्षय हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। कौन सी ऊर्जा? 90%। जो 90% ऊर्जा उस पोषक स्तर ने काम में ली, जो उसने आगे नहीं दी, वो कहां चली गई? वायुमंडल में चली गई। क्षय हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। क्षय हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है।
क्रमशः कम होती जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा का प्रवाह लिख दो। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, यानी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है, उपभोक्ता से वापस उत्पादक की ओर नहीं आती है। ऊर्जा का प्रवाह या स्थानांतरण केवल एक दिशा में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण या प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, ये चक्रीय नहीं होता है, ये साइकिल रूप में नहीं होता है, ये चक्रीय नहीं होता है। लाइन कुछ समझ में आई? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा जाती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो 90% ऊर्जा पहले पोषक स्तर में काम आ गई, कहां चली गई? उसने काम लेकर वायुमंडल में छोड़ दी। पहले नियम में था ना, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाएगी ना नाश की जाएगी, तो उसका नाश नहीं हुआ, वह कहां चली गई? वायुमंडल में चली गई। 10% उसने आगे ट्रांसफर कर दी। दूसरा नियम कह रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी। फिर ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह नहीं, मीनिंग है कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाएगी, लेकिन उपभोक्ता से वापस उत्पादक की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। इन दोनों कारणों से नीचे लिखो, अतः खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी नहीं हो सकती। अतः खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं हो सकती। अतः खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं होती। अतः खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं होती क्योंकि उत्पादक से उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं होती। उत्पादक से उपभोक्ता तक, उत्पादक से उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा, पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। केवल 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। केवल 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है, जबकि शेष 90% ऊर्जा, शेष 90% ऊर्जा, शेष 90% ऊर्जा उसी पोषक स्तर में, उसी पोषक स्तर में शेष 90% ऊर्जा उसी पोषक स्तर में जैविक कार्यों में, जैविक कार्यों में, जैविक कार्यों में उपयोग ले ली जाती है। जैविक कार्यों में उपयोग ले ली जाती है। जैविक कार्यों में उपयोग ले ली जाती है तथा उपयोग के बाद इसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। उपयोग के बाद वायुमंडल में इसको रिलीज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। उपयोग के बाद इसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। नीचे नोट लगाकर 2 पॉइंट लिखने हैं। इसी कारण शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में पर्यावरण व पारिस्थितिकी पर कम दबाव डालते हैं। इसी कारण शाकाहारी
मांसाहारी की तुलना में, इसी कारण शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में पर्यावरण व पारिस्थितिकी पर कम दबाव डालते हैं। इसी कारण शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में पर्यावरण पर कम दबाव डालते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर कम दबाव डालते हैं। पर्यावरण पर सर्वाधिक भार किसका? मांसाहारियों का। कम भार किसका? शाकाहारियों का। इसीलिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार को अच्छा माना जाता है। नीचे दूसरी लाइन में लिखो, इसी कारण शाकाहार मांसाहार की तुलना में बेहतर होता है। इसी कारण शाकाहार मांसाहार की तुलना में बेहतर होता है। इसी कारण शाकाहार मांसाहार की तुलना में बेहतर होता है। शाकाहार मांसाहार की तुलना में बेहतर होता है। पिरामिड से पहले एक खाद्य श्रृंखला है, उसको लिख लो, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। जो साइंस से हैं उनमें तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में समस्या नहीं है। लिखो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन।